So today we will be starting with our discussion for GS paper 3. GS 3 का डिस्कशन हम आज स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी जो बाकी के GS का डिस्कशन हमने किया है, GS1, GS2 we have started. In that also we have mentioned and again I am telling, यहाँ पे फिर से it's good to state it again कि हम जो यहाँ कवर करेंगे उससे पहले इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका एक बेसिक फाउंडेशन हो। हम इकोनॉमी, हाँ आज इकोनॉमी का टॉपिक करेंगे, तो एक एक्सपेक्टेशन हमारी ये है, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई फायदा हो तो एक ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स का। अब from what source you are going to cover economy, that is up to you, or if you have covered then this video would be useful to you and तब आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। Nevertheless हम ट्राई करेंगे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इन डिटेल, पर जैसे कि आपको भी पता है और हमने बाकी के वीडियोस में भी यही कहा है कि सब कुछ हम शुरुआत से फ्रॉम स्क्रैच एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इकोनॉमी में। एंड इसीलिए इट इज गुड कि अगर आपको ये वीडियो देखना है तो एक आपका एक बेसिक जो कवरेज है पोर्शंस का इकोनॉमी में वो हो गया हो। ओके, विद दिस वी विल स्टार्ट ऑफ। सो व्हाट एवर योर सोर्स, प्रेफरेबली तो मृणाल सर के लेक्चर्स जो हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। एंड अगर आप वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट इज अ पेड लेक्चर और अन अकेडमी, सो उनके लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर विच इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, एंड देन ही हैज ऑल्सो गिवन उसके अपडेट्स। सो anyhow that is up to you and we will now start our discussion for this here. ये वाले वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अबाउट बैड बैंक। अगेन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इट इज फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आवर डिस्कशन वुड बी मेंस ओरिएंटेड एंड सो वी विल टॉक अबाउट बैड बैंक्स, बेनिफिट्स, चैलेंजेस। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो हमने सोर्स, हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो बेसिकली वी हैव टेकन अप, वी हैव जस्ट कंबाइंड इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन and also from Mint. So anyhow, देखिए, so we will have a discussion in this. We'll try to make this session holistic. ठीक है, अब देखिए यूनियन बजट 2021-22 में ये प्रपोज किया गया था कि एक बैड बैंक जो है वो सेटअप किया जाएगा। they will set up a bad bank. अब और ये जो है ये बोला गया था कि दिस विल बी सेटअप इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC के तौर पे सेटअप किया जाएगा, एंड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। और इस पर्टिकुलर बैड बैंक का एम क्या होगा, ये ARCs और AMCs का एम क्या होगा, वील सी द डिफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस है, बट इसका एम होगा टू बेसिकली सॉल्व द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसका एम होगा। एंड बेसिकली इसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है द फॉर्मेशन ऑफ two bodies. One is going to be NARCL and the second one is going to be IDRCL. अब ये NARCL क्या है? This is the National Asset Reconstruction Company Limited. So this is going to be an ARC, and then there is this India Debt Resolution Company Limited. ठीक है, ये हम देख लेंगे what is this ARC, AMC, we will come to that first. अब इससे पहले हम इस डिस्कशन में बढ़े आगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, तो दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑलरेडी बाय नाउ। नेवरदलेस वी विल डिस्कस दिस टुडे। ठीक है, ट्विन बैलेंस वेरी ब्रीफली। अब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट इज बेसिकली टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, इट टॉक्स अबाउट एसेट्स एंड इट टॉक्स अबाउट लायबिलिटीज।
अब बैलेंस शीट जो है, कंपनीज के भी बैलेंस शीट्स होते हैं एंड बैंक्स के भी बैलेंस शीट्स होते हैं. बैंक्स बैलेंस शीट ऑल्सो हैज एसेट्स एंड लायबिलिटीज. दीज टू थिंग्स आर देयर. अब बैंक्स के एसेट्स क्या है? बैंक्स के एसेट्स है द लोन्स दैट आर गिवन आउट. दीज primarily they are the assets of the banks, and बाकी कुछ कुछ चीजें भी आती हैं under the assets of the bank. And basically liabilities of the bank are what? बैंक के liabilities, deposits वगैरह जो है बैंक्स के liabilities के अंदर आते हैं. कंपनीज में अगर हम देखें तो taken that comes under their liabilities. अब क्या है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम? क्या होता है अब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम? ये इंडिकेट करता है, एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये इंडिकेट करता है कि जो बैलेंस शीट्स हैं बैंक्स, कंपनीज के और बैंक्स के, दोनों के जो बैलेंस शीट्स हैं वो दोनों जो हैं बैड शेप में है. दे आर बोथ इन बैड शेप्स. अब बैंक्स का बैलेंस शीट बैड शेप में कब होता है? Whenever the bank's balance sheet is dominated by NPAs, non-performing assets, then in that case the bank's balance sheet is said to be in a bad shape. यानी कि higher debt levels हैं. ठीक है, तो ये जो कंपनीज एंड कंपनीज के बैंक्स के बैलेंस शीट्स आर डोमिनेटेड बाय एन इंक्रीजिंग एनपीएस एंड द कंपनी का जो बैलेंस शीट है दैट इज डोमिनेटेड बाय हायर डेट. यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा लोन ले लिया है कंपनी ने, एंड कंपनी की कंपनी जो है कंपनी केपेबल नहीं है इन लोन्स को पूरा करने के लिए, इन लोन्स को रीपे करने के लिए. जब कंपनी केपेबल नहीं होती है तब हम कहते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट जो है वो बैड शेप में है. जब कंपनी के पास बहुत सारे लोन्स हैं और वो कंपनी केपेबल नहीं है उन लोन्स को रीपे करने के लिए. बैंक्स के बैलेंस शीट बैड शेप में कब होते हैं? जब बैंक्स के एनपीएस बहुत बढ़ रहे होते हैं. व्हेन द बैंक हैज लॉट ऑफ एनपीएस, इट इज डोमिनेटेड बाय हायर एनपीएस. तो इससे क्या होता है? इससे दिस पुट्स द इकोनॉमी इनटू अ विशियस साइकिल. अब ये विशियस साइकिल में कैसे आ जाता है इकोनॉमी? वेरी क्विकली वील ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एनपीएस, एनपीएस अगर बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा? उससे बैंक्स जो है लोन्स ज्यादा नहीं दे पाएंगे बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर. उनके पास बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब तो आपको पता ही होगा. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, देखिए सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई लोन लेता है और उसको रीपे नहीं करता है तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो एनपीए बन जाता है. ठीक है, यहाँ पे हमारा अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल, अगर एक लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड और ये 90 डेज से ज्यादा ऐसे स्टेट में है, देन इट बिकम्स एन एनपीए. एनी हाउ, सो जैसे बैंक्स के एनपीएस बढ़ते हैं, सो दिस पुट्स अ ट्रबल ऑन द बैंक. अब बैंक के पास लोन करने के लिए उतना पैसा नहीं, एंड बैंक विल आल्सो बी हेजिटेंट टू लोन आउट बिकॉज बैंक के ऊपर बहुत प्रेशर है बिकॉज एनपीएस आर इंक्रीजिंग. तो इससे क्या होगा? देयर विल बी अ डिक्लाइन इन क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी. क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा इकोनॉमी में क्योंकि बैंक्स लोन आउट नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक्स के एनपीएस बढ़ रहे हैं. अब व्हेन बैंक्स डू नॉट लोन आउट, अब जब क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा तो इससे क्या होगा? जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी. द बैंक्स विल नॉट लोन आउट अ लॉट ऑफ मनी, एंड इवन इफ दे डू, दे विल गिव इट एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज दे हैव टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत लॉस में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एनपीएस. अब जब क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, जब लोन नहीं मिल रहे होंगे आसानी से, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा. अब जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, कंजम्पशन भी लोग कम करने लगते हैं. इसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हो जाता है. इससे क्या होता है? इससे एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है. ठीक है, देयर इज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, एंड देन जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है तब कंपनीज गो इनटू लॉस बिकॉज लोग अपना पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं टू बाय प्रोडक्ट्स. अब जो कंपनीज प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं. सो व्हेन दे आर नॉट अर्निंग, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, तो क्या होगा? तो कंपनीज जिन्होंने लोन लिया था स्टार्टिंग में, वो उनके पास जो कैपेबिलिटी है लोन को रीपे करने की वो खत्म हो जाती है. सो देयर इज एन इनएबिलिटी ऑफ द कंपनीज टू रीपे बैक द लोन्स.
अब जब कंपनीज लोन रीपे नहीं करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, दे हैव टेकन अ लोन, दे आर नॉट एबल टू रीपे, सो देन इट विल फर्दर लीड टू एन इंक्रीज इन एनपीएस। तो ये एक लूप बन जाता है, दिस बिकम्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप व्हाट वी कॉल। अब यहाँ पर बेसिकली दिस बिकम्स बेसिकली व्हाट वी कैन ऑल्सो कॉल अ विशियस साइकिल। See, I use the word positive feedback loop, that is not something positive, ठीक है। positive feedback loop generally use किया जाता है जब हम climate change की बात करते हैं and all of that, we use this term positive feedback loop। this उसका मतलब vicious cycle ही होता है simple words में। About how this vicious cycle happens in the economy due to this twin balance sheet problem। twin balance sheet problem से ये होता है, यहाँ पे twin balance sheet क्या है, एक तो ये वाला this is a part of the twin balance sheet problem and this is the increasing NPAs are part of the twin balance sheet problem। so this is how it creates a vicious cycle। अब bad bank क्या है, bad bank की अगर हम बात करें तो bad bank basically वो बैंक है जो दूसरे बैंक से एनपीएस अपने खरीद लेता है, या इट टेक्स ओवर द एनपीएस ऑफ द बैंक्स, इट टेक्स ओवर द एनपीएस। और एनपीएस को खरीद कर इट ट्राइज टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजिशन। अब एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से एक बैंक है, अब एक बैंक यहाँ पर लेट अस कॉल इट बैंक ए। अब ये दिस इज अ बैंक एंड इस बैंक के पास एनपीए है ऑफ 100 करोड़। लेट अस से हाइपोथेटिकली एक 100 करोड़ का एनपीए है। अब आरबीआई के कुछ नॉर्म्स है, देखिए जितना एनपीए बढ़ता है उतना ही बैंक को सेट असाइड करना पड़ता है, हमें पता है दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग। ऑल्सो बेसल नॉर्म्स में क्या होता है, देयर इज समथिंग नोन एज CRAR, दैट इज द कैपिटल इज टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब इसमें क्या होता है, वेरी सिंपलिस्टिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो देयर इज अ banks have a certain capital and उनका एक risk weighted asset calculate किया, there is this risk weighted asset that is calculated, risk weighted assets calculate किए जाते हैं। अब बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको एक कांस्टेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है, दिस हैज टू बी सम कांस्टेंट whatever, अभी तो 8% 9% that it has to be, आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से this has to be maintained at a certain level। अब रिस्क वेटेड एसेट का जो वैल्यू है, सी दिस इज द कैपिटल इज टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो एंड दिस हैज टू बी सम पर्टिकुलर कांस्टेंट। अब जब रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ेंगे, इन द सेंस जब एनपीएस बढ़ते हैं तो योर रिस्क वेटेड एसेट ये जो वैल्यू है ये ऊपर चला जाता है। सो इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट, टू कीप दिस कांस्टेंट, द कैपिटल दैट द बैंक हैज टू मेंटेन हैज टू गो अप। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेसल नॉर्म्स। ठीक है, so this is simple way में I have told you what a basal norm is, although you should already be aware of this by now। and see, so this is what, so banks, अगर banks का NPA बढ़ रहा है तो इसके रिस्पॉन्स में बैंक हैज टू कीप असाइड सर्टेन कैपिटल, सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट्स, दे हैव टू कीप असाइड सर्टेन मनी। तो जितना एनपीए बढ़ेगा उतना जो बैंक का एबिलिटी है लेंड करने का वो कम हो जाएगा, बिकॉज दैट मच मनी दे हैव टू सेट असाइड, दैट मच कैपिटल दे हैव टू सेट असाइड, एंड इसीलिए बैंक का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए हर बैंक ये कोशिश करेगा कि उसके एनपीएस कितने कम से कम किए जा सके। तो बैंक्स would want to reduce the NPAs, primarily one reason is this। Of course, इसके अलावा तो लॉस हो ही रहा है बैंक को। अब यहाँ पर बैड बैंक कम्स इनटू द पिक्चर। बैड बैंक यहाँ पे आकर क्या करेगा, बैड बैंक का काम क्या होगा, आएगा और बोलेगा कि ठीक है, हम आपसे ये जो लोन है, ये जो आपके पास लोन था 100 करोड़ का, हम आपसे खरीद लेते हैं एट, लेट अस से ये खरीद रहा है, इट सेज कि हम 70 करोड़ में खरीदेंगे इस लोन को। बैड बैंक सेज हम इस लोन को 70 करोड़ में आपसे खरीद रहे हैं। अब कि जब ये बैंक लोन दे रहा होता है तो टू whomever this bank has given the loan जो है उसका there are certain, the loan is given on the basis of certain collateral, तो उसकी कोई कंपनी होगी that is kept as a collateral, there could be other things as collateral। ठीक है, तो अब ये बैड बैंक क्या करेगा, इस लोन को किसी भी तरह इस अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश करेगा। वो किस तरह से कर सकता है, लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है या फिर कुछ
इट कैन ट्राई टू रिकवर द एनपी अमाउंट, वो जो प्रॉपर्टीज हैं दैट हैव बीन केप्ट एज कोलैटरल उसको नीलाम करेगा, लिक्विडेट करने की कोशिश करेगा प्रॉपर्टी को, किसी भी तरह इसका बैड बैंक का काम होगा ये जो 70 करोड़ है उससे निकालना फ्रॉम दिस एसेट, फ्रॉम these things that have been kept as a collateral. So it's basically it is doing that, it is taking this and trying to restructure भी कर सकता है लोन को, ठीक है। लोन को रिस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है, उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देगा, तो किसी भी तरह लोन को रीपे करने की, लोन को जो है वो किसी भी तरह जितना भी अमाउंट है इतना अमाउंट वो वहां से निकालने की कोशिश करेगा। दैट इज द रोल ऑफ अ बैड बैंक। इससे बैंक को क्या फायदा हो रहा है, बैंक को ये फायदा हो रहा है, देखिए बैंक के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, बैंक अपने बैंकिंग पे फोकस करेगा, उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, जनरली एक्सपर्टीज नहीं होता है कि इस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके या इस लोन्स को रिस्ट्रक्चर करके या किसी भी तरह से ये पैसा जो है उसे निकाला जा सके फ्रॉम व्हाट हैज बीन केप्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी तरह इट कैन नॉट, बैंक डज नॉट हैव दैट एक्सपर्टीज। तो इसके लिए, तो बैंक के लिए बेसिकली 100 करोड़ खोने से अच्छा है कि चलो 30 करोड़ का लॉस कर लेते हैं बट हमें एटलीस्ट 70 करोड़ तो मिल जाए। सो बैंक विल ट्राई टू गेट एटलीस्ट 70 करोड़। अब पर इसके बदले में बैंक, बैड बैंक को क्या मिलेगा, उसको एक मैनेजमेंट फी दे विल पे, द बैंक विल पे, एंड उसका एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन होता है, सो दे विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट। अब इससे पहले भी इकोनॉमिक सर्वे में बात हुई थी अबाउट अ बैड बैंक जिसको बुलाया गया था एज पैरा, दैट वाज एक्चुअली द पब्लिक एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी, ए बैड बैंक। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में इसकी बात की गई थी। अब इसके बाद जो ये इकोनॉमिक सर्वे में जो पैरा की बात की गई थी, दैट इज द बैड बैंक, जो उस टाइम पे 2016-17 में बोला गया था, दैट वाज बेसिकली meant to be set up by the government. It was meant to be set up and owned completely by the government. अब ये जो नया बैंक, जो नया बैड बैंक है, that is NARCL, this is basically going to be set up by banks themselves. Banks खुद साथ में आकर इसको set up करेंगे and क्योंकि ये रोल सिमिलर है, दिस इज एन ARC, दिस इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसका रोल भी बैड बैंक की तरह ही है, सो दिस इज कॉल्ड अ बैड बैंक। अब as far as ARCs are concerned, that is asset reconstruction company, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है विथ द RBI अंडर द सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट के अंदर these ARCs are registered। तो हमने जो दो इंस्टीट्यूट्स की बात की थी इन द बिगिनिंग, वन इज द ARC, दैट इज जो सेटअप करने की बात चल रही है, that was NARCL and the other one is IDRCL, right? फर्क नहीं है, इतना डिटेल में भी हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो ताकि एक बैकग्राउंड पता चले व्हेन वी डिस्कस थिंग्स। अब यहाँ पे NARCL बेसिकली एक ARC है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एंड ये IDRCL जो है इट इज प्रपोज्ड टू बी एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कोई खास बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली ARC का काम क्या होगा, ARC बैंक से बैड लोन खरीदेगा, ठीक है, बैंक से जो है बैड लोन ARC खरीद लेगा एंड फिर क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा टू दी AMC, यानी कि NARCL का काम क्या होगा, बैंक से बैड लोन खरीदना, फिर इसको ट्रांसफर कर देगा टू दिस IDRCL जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, इस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में प्रोफेशनल्स होंगे जिनके पास एक्सपर्टीज होगा और ये पूरी कोशिश करेंगे किसी भी तरह मैक्सिमम अमाउंट निकालने का फ्रॉम द बैड लोन्स। उनके पास कैपेबिलिटी होगा कि वो कंपनी की मैनेजमेंट को ही ओवर ले लें, सो दे माइट हैव द कैपेबिलिटी कि दे विल एक्चुअली टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया है, एंड किसी भी तरह जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको या तो उसको फिर कंपनी का मैनेजमेंट ही चेंज कर देंगे, उसको किसी तरह एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना देंगे, या फिर उसको सेल इट ऑफ, उसको पूरी तरह से लिक्विडेट करके जो NPAs का रिकवरी जो है, इनका बेसिकली इनका काम है NPAs को रिकवर करना, ठीक है। सो इन इंडिया ये जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करेगा एंड यस
तो क्विकली इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये NARCL के थ्रू कैसे लोन्स रिजॉल्व किए जाएंगे। देखिए, बैंक्स के पास जब हायर NPAs होते हैं तो दे विल ट्राई टू रेड्यूस इट, और इसके लिए क्या करेंगे, दे विल सेल देयर NPAs टू दिस पर्टिकुलर ARC जिसका नाम है NARCL। NARCL सिर्फ एक नाम है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा, कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा होगा, आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा है, बस ये नाम जो है थोड़े बड़े बड़े से हैं, तो इट माइट लुक कि थोड़ा क्या ही चल रहा है। तो अगर आपके थोड़े बेसिक्स अगर आप ब्रश अप कर लें तो मे बी these things would become more clear. We will try to go into the explanation as much as possible, but आपको भी पता होगा कि यहाँ पे हम उतना ज्यादा बेसिक्स में नहीं जा पाएंगे, because these are mains oriented discussions. So banks जो है क्या करेगा, बैंक जो है अपना NPAs को बेच देगा। अब इसके रिस्पॉन्स में ये क्या देगा, NARCL विल, दिस इज जस्ट अ स्मॉल फैक्टॉइड टाइप थिंग। अब NARCL जो है यहाँ पे कैश देगा, पर अगर आपका 100 करोड़ का NPA है तो अगर ये 70 करोड़ में लेट्स से खरीद रहा है तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है ये पैसे में नहीं देगा, इट विल गिव कैश प्लस इट विल गिव समथिंग नोन एज अ सिक्योरिटी रिसीट। तो हो सकता है कि देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज, हो सकता है 70 लाख का अगर NPA है सो दैट ये 10 लाख जो है कैश में दे देगा, एंड 70 करोड़ का अगर NPA है तो 10 करोड़ जो है इट विल गिव इन कैश, एंड द रिमेनिंग जो है इट विल गिव अ सिक्योरिटी रिसीट इन द सेंस दैट बाकी का जो अमाउंट होगा दैट इज 60 करोड़ दैट विल बी गिवन एज अ सिक्योरिटी रिसीट। अब ये सिक्योरिटी रिसीट्स, ARCs को सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करने का पावर कहां से मिलता है, ये एक सेपरेट फैक्ट है, मे बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ARCs के पास ये जो इशुएंस, ये जो इशू कर सकते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स, दैट इज अंडर द SARFAESI एक्ट। अंडर द SARFAESI एक्ट, these ARCs can actually issue something known as security receipt. सिक्योरिटी रिसीट क्या है कि ये जो है इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन कॉल इट सम काइंड ऑफ अ नोट ऑफ प्रॉमिस, जहां पे ये बोला जाएगा कि देखिए हम जब व्हेन ARC रिकवर्स द अमाउंट तब बैंक्स को पैसा दे दिया जाएगा, अभी आप ये सिक्योरिटी नोट या ये कागज रख लीजिए अपने पास। ऑलराइट, सो यहाँ पर इससे बैंक को क्या फायदा होगा, इससे बैंक को ये फायदा होगा कि बैंक की जो बैलेंस शीट है वो सुधर जाएगी, देयर विल बी अ डिक्रीज इन NPAs ऑफ द बैंक्स बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रिसीट्स अगर इनके पास है तो वहां से NPA को कट कर दिया जाए, वो इट कैन बी, वो जो अमाउंट है वहां से उसको कट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो जब इसीलिए ये जो CRAR मेंटेन करना पड़ता है या जो प्रोविजनिंग के तौर पर इनको जो पैसा अलग से रखना पड़ता है वो पैसा फ्री हो जाएगा, ज्यादा पैसा जो है कैपिटल जो है वो अनलॉक हो जाएगा, बिकॉज नाउ देयर NPAs हैव डिक्रीज्ड। अब जब ये कैपिटल गेट्स अनलॉक्ड तब क्या होगा, इससे क्रेडिट क्रिएशन जो है इकोनॉमी में वो बढ़ेगा, बैंक्स विल नाउ बी हैविंग मनी टू लोन आउट, विल एक्चुअली हैव NPAs जब कम हो जाते हैं तो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होता है लोन आउट करने के लिए, दे हैव फ्री कैपिटल टू लोन आउट। अब जब लोन्स बढ़ेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन जब बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बिकॉज पीपल, इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट होगा, पीपल विल बोरो मोर, एंड जब बोरो मोर करेंगे तो देन देयर बिजनेसेस विल एक्सपैंड, सो देन दिस विशियस साइकिल हम इस तरह से जो है खत्म कर सकते हैं। प्रोसेस में बेसिकली गवर्नमेंट का रोल क्या ये होगा। अच्छा, इससे पहले एक और चीज ये है कि वही जो हमने पहले डिस्कस किया, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है बेसिकली दिस इज द AMC, तो इसका काम होगा NPAs को रिकवर करना थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह का काम जो है इसका होगा बेसिकली, दैट इज जस्ट, तो ये दोनों जो है इंटरलिंक्ड ही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, तो लेट अस से ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये ARC है, वो लेट अस से उसको 70 करोड़ जो है किसी तरह रिकवर करना था, पर वो 70 करोड़ रिकवर नहीं कर पाता है, लेट अस से 50 करोड़ ही रिकवर कर पाता है, तो एक शॉर्टफॉल है। ये शॉर्टफॉल जो होता है 20 करोड़ का शॉर्टफॉल, ये कहां से आएगा, सो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट विल पे फॉर द शॉर्टफॉल, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हैज एक्चुअली recently decided कि वो जो 30,000, it will keep 30,000 crore separate for this particular purpose to pay for this particular shortfall. ठीक है, so this should be clear.
अब ऑलरेडी तो ARCs हैं, ठीक है, ARCs आर देयर, सरफाइसी एक्ट के अंदर ही ARCs आ गया था, तो अभी 10 to 15 ARCs ऑलरेडी हैं, तो क्या जरूरत है नए ARC को लाने का। देखिए अभी 10 से 15 ARC हैं अभी, जिसमें सिर्फ 3 या 4 ऐसे ARCs हैं जो वेल कैपिटलाइज्ड हैं NPAs को टेक ओवर करने के लिए। 500 करोड़ से ज्यादा की जो NPAs हैं उसको टेक ओवर करने के लिए सिर्फ कुछ ही ऐसे ARCs हैं जो वो कर सकते हैं। अब जो एक्चुअली में जो NPAs हैं अगर हम देखें तो 2 से 2.5 लाख करोड़ के NPAs जो हैं हैं। अब इतने से ये जो ARCs हैं, they are not capable enough to actually take over these NPAs and resolve the problem। तो हाँ, ये कर सकते थे कि जो एग्जिस्टिंग ARCs हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बट गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम नया ARC लाएंगे तो वो शायद वेल इक्विप्ड होगा टू हैंडल। सो दिस इज वन वे कि वो एक नया ARC लेके आए हैं, दैट इज द NARCL, एंड एक नया AMC जो है वो लेके आना चाहते हैं, दैट इज द IDRCL। तो दिस hopefully this much should be clear before we actually go into understanding what we intend to discuss today, that is the benefits and challenges, that is the pros and cons of a bad bank, right? बैड बैंक के प्रोज क्या है, इसके अच्छे पॉइंट्स क्या हैं। बेसिकली देखिए, बैड बैंक्स विल डेफिनेटली हेल्प इन इम्प्रूविंग द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स, क्योंकि NPAs जो है वो कम हो जाएंगे, जस्ट लाइक वी सॉ। अब एक और चीज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सो दिस इज समथिंग वी कैन नोट डाउन राइट नाउ, कि जो कैपिटल होगा दैट विल गेट अनलॉक्ड, बिकॉज earlier क्या था, to meet those provisioning requirements, to meet those Basel norms, the banks had to keep certain amount separately. They had to keep it aside, and that capital was locked. That capital could not be used for loaning out. अब जब ये NPAs कम हो जाएंगे तो ये provisioning requirement के हिसाब से their capital would be freed, तो unlock हो जाएगा capital and एक credit creation would happen. So there would be an increase in credit creation. अब एक और चीज यहाँ पर ये है, bad banks इस एरिया में एक्सपर्ट है, ठीक है। ARCs, AMCs, ये जो है इनका काम है, दे हैव एक्सपर्ट्स, दे हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज कि वो रिकवर कर पाए बैड लोन्स। अब बैंक का कोर फोकस क्या है, बैंक का एक्सपर्टीज है डिपॉजिटिंग एंड लेंडिंग। बैंक्स कोर एरिया इज दिस। अब इस बैड बैंक के आने से बैंक्स अपने कोर फंक्शंस पर फोकस कर पाएंगे, कोर एरियाज में फोकस कर पाएंगे, ऑलराइट। अब जो देखिए, अब एक्चुअली में अभी अगर NPAs को रिकवर करना होता है तो अभी जो करंटली NPAs हैं दैट जो है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लार्ज बोरोअर्स, एंड ऐसे लार्ज बोरोअर्स जो हैं दे हैव टेकन लोन्स फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स, दे हैव टेकन लोन्स फ्रॉम लाइक अ लॉट ऑफ बैंक्स। अब इन सबको जो है इस NPA को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इन सबको साथ में आना पड़ता है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड या जो भी है उसके थ्रू दे हैव टू कम थ्रू एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म करना पड़ता है, एंड दे हैव टू फॉर्मुलेट एन एंटायर रेजोल्यूशन प्लान, और ये सब में इनका जो है दे हैव टू गेट इनटू एन अरीना दैट इज नॉट देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, एंड रादर इट वुड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है, डिले हो सकता है बैंक्स के बीच में। अभी इन बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, अभी इन बैंक्स को यही करना है कि जितने भी NPAs हैं सब का सब जो है यू ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर ARC और दिस पर्टिकुलर बैड बैंक, एंड ये है इसका काम होगा रिकवर करना। अब रिकवर करके वापस इनको पैसा दे देगा, सो इट बिकम्स इजियर, इट वुड एनेबल मल्टीपल बैंक्स टू ट्रांसफर देयर NPA साइमल्टेनियसली टू द बैड बैंक्स, एंड इस तरह से इन सारे बैंक्स का जो बैलेंस शीट है वो बेटर हो जाएगा। कंपनी रिस्ट्रक्चर कर दी जाए, कंपनी में अगर चेंजेस लाए जाएं, सो मे बी कंपनी का भी सिचुएशन जो है वो बेटर किया जा सकता है, बिकॉज एक्सपर्ट्स हैं, तो कंपनी के बैलेंस शीट में भी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस है, एंड इस तरह से जो ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है दैट कैन बी रिजॉल्व और दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय विद द हेल्प ऑफ अ बैड बैंक। अब देखिए, ये कुछ हो गए आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, बट व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अ बैड बैंक। अब ये क्या है,
अब बैंक्स जो हैं, अगर एक बैंक है आपके पास जो खड़ा है तैयार कि जितने भी एनपीएस हैं आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, आप उसकी चिंता मत करिए, आप हमें एनपीएस जितने भी आपके एनपीएस हैं हमें सब ट्रांसफर कर दीजिए। इससे होगा क्या, बैंक्स फ्रीली लोन देने लगेंगे बिना कॉशन एक्सरसाइज किए। देखिए, लेंडिंग के टाइम पर कॉशन एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि हमारे एनपीएस इंक्रीज ना हो। लेंडिंग शुड बी डन इन अ वेरी केयरफुल मैनर बाय दीज बैंक्स। अब अगर बैड बैंक्स यहाँ पर खड़े हैं ये कह के कि आप हमें अपना एनपीएस दे दीजिए, उसकी चिंता मत करिए, तो बैंक्स विल नॉट एक्सरसाइज ड्यू कॉशन व्हाइल लेंडिंग एंड दिस कुड फर्दर इंक्रीज this would lead to an increase in NPAs because this would make the banks lackadaisical. It would make them non-serious while lending. ठीक है, तो बैड बैंक जो है it would basically discourage the banks from exercising due caution in lending. अब एक्स गवर्नर रघुराम राजन ने ये कहा था कि आप बैड बैंक्स लाके क्या कर रहे हैं, आप एनपीएस बेसिकली एक एसेट, एक जगह से दूसरे जगह को, उस एसेट, आप सिर्फ एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी तक। कोर में एक्चुअली में वो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुआ है, यू आर जस्ट डूइंग अ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सो जस्ट ऑन पेपर, जस्ट टू शो कि हाँ हमारे इकोनॉमी में ये there are no NPAs, you're doing something like this which is not actually the solution. ठीक है, अब NPAs जो हैं बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से NPA का प्रॉब्लम होता है। There could be political influence, interference in working of banks. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फेवरिज्म चल रहा हो बैंक में। अब बैंक में भी जो जब फेवरिज्म चलता है बैंक में तो देयर इज एन इंक्रीज, देयर इज अ चांस कि एनपीएस बढ़ जाएंगे। अब जब एनपीएस इस तरह से बढ़ते हैं, बिकॉज आप बैंक, लेट्स से बैंक का मे बी योर रिलेटिव को आप आसानी से लोन दे देंगे, फिर बैंक माइट गिव loans easily to certain favored people. अब उससे क्या होगा, मे बी दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू कॉशन, तो उससे जो डिफॉल्टर्स है वो बढ़ेंगे। अब ऑल्सो बाकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं कि इंक्रीज इन विलफुल डिफॉल्टर्स, बैंक जो है स्ट्रिंजेंट रिकवरी प्रोसेस नहीं कर रहा है, देयर इज अ पुअर रिकवरी प्रोसेस इन बैंक। तो ये सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। क्या आप इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं बैड बैंक को लाके? नहीं, यू आर नॉट एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। सो बैड बैंक जो है कोर अंडरलाइंग रीजंस को एड्रेस नहीं करता है फर्स्ट इंस्टेंस पे। बस सिर्फ एक सुपरफिशियल सोल्यूशन है जो ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम को लगता है कि सॉल्व कर रहा है, बट एक्चुअली में जो कारण हैं जिसकी वजह से एनपीएस बढ़ रहे हैं वो ही एड्रेस नहीं किया जा रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। द कोर अंडरलाइंग रीजंस नीड टू बी एड्रेस्ड रादर देन फाइंडिंग सच superficial solutions. Yes, it may be a good step, but is it the way? Is this the solution? No. अब एक और चीज ये है, जैसे हमने देखा नेगोशिएशन, अब हमने देखा कि जो 100 करोड़ का लोन था, इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ये एआरसी जो है इसको 70 करोड़ में खरीद रहा है। अभी कैसे डिसाइड होगा, ये अमाउंट कैसे डिसाइड होगा? अब अगर आप लोन्स को, आप अगर ये बैंक जो है 100 करोड़ की जगह बोला कि नहीं हम आपको ये जो एनपीएस है, ये एनपीए है, ये 100 करोड़ में ही बेचना चाहते हैं, दैट विल बी अ लॉस फॉर द एआरसी। पर अगर 70 करोड़ में एआरसी इसको खरीद रहा है तो लॉस किसका है? बैंक का लॉस है। तो देयर इज एक्चुअली अ लॉस हैपनिंग ऑफ द बैंक। एक आइदर साइड में किसी का एक लॉस होता ही है। अब एक और चीज ये है कि कभी कभी एआरसी भी डिले कर देता है। सो देयर अ टाइम बाउंड रिकवरी हैपनिंग, दैट आल्सो इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। अब वे फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में हम क्या देख सकते हैं? देखिए, ग्लोबली क्या है कि कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाने, जैसे ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उस हिसाब से हमें कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनाने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग ये है कि हमारा जो NARCL है, दैट इज आवर ARC, उसको वेल कैपिटलाइज्ड रखिए। अब ये देखिए, जितने भी सक्सेसफुल बैड बैंक्स हुए हैं दुनिया में, वो सारे के सारे सक्सेसफुल बैड बैंक जो हैं दे आर वेल कैपिटलाइज्ड, ताकि उनके पास एक क्षमता हो कि वो एक्चुअली में एनपीएस को टेकअप कर सके।
तो उनके पास एक अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट टू बिगिन विथ, ताकि वो एनपीएस को टेक ओवर करने की क्षमता रखें। अब जैसे यहीं पे हमने देख लिया था कि अगर ये जो we talked about how the ARC has to cash, I mean it pays something in cash and it pays something in the form of security receipts, so it has to give a certain amount to the bank, 10 crore and 60 crore we saw जब दे रहा था, so it has to have the 10 crore to pay, so basically it has to be well capitalized. So this is the one way forward, is that you have to well capitalize your NARCL. ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि एक फाइनाइट टेन्योर जो है वो आप रखिए, इन द सेंस कि अगर आप बैड बैंक एक बार सेटअप कर रहे हैं, देयर शुड बी अ फाइनाइट टेन्योर टू रिजॉल्व द एनपीएस, देन ओनली इट विल बी यूजफुल। अगर हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर रहा है इन परपेचुइटी, सो बैंक्स जो है फिर वो कॉशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सो देयर शुड बी अ फाइनाइट टेन्योर फॉर रिजॉल्विंग द एनपीएस। So again, time-bound resolution of NPAs is important. अब प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, आप हम ARC सेटअप कर रहे हैं, that is in the form of NARCL and IDRCL in their form ARC और AMC हम सेटअप कर रहे हैं। अब उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या हुआ है अभी तक ये देखा ही गया है कि जितने भी प्राइवेट ARCs हैं वो लार्जली अनसक्सेसफुल ही रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इतने बड़े स्केल पर काम करना चाहते हैं, हम इतना बड़ा अमाउंट रिकवर करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जरूरत है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट, उनके पास ये कैलिबर होना चाहिए एनपीएस को सॉल्व करने के लिए। जो एनपीए का मेस बना हुआ है उसको एक टाइम बाउंड मैनर में, उसको एक एफिशिएंट वे में सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए एक्सपर्ट्स में जो एआरसी में है या एएमसी में है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, ठीक है, आप बैड बैंक ले आएंगे, नो प्रॉब्लम, गुड इनफ, ये सारा एनपीएस जो है वो आप कम करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स, आप बैलेंस शीट को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट आप कोर स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करिए। दिस इज द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड ये है कि वी हैव टू एड्रेस द कोर अंडरलाइंग इश्यूज. We have to focus on reforms. We have to focus on reforms in the public sector banks. We have to focus on fundamental problems that lead to the NPAs in the first place. ठीक है, तो 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे था जिसमें ये बोला गया था कि 4 Rs पर जो है वो फोकस रखना चाहिए जब हम एनपीए रेजोल्यूशन की बात करते हैं। और ये 4 Rs क्या हैं? द 4 Rs आर रिफॉर्म, रिकग्निशन, recapitalization and resolution. So this is a way to conclude. With the way forward we can conclude our discussion. ठीक है, तो anything now that comes on this particular bad bank topic we will be able to write because we have discussed the meaning, we have discussed the benefits, challenges associated with it. So इसमें इस टॉपिक में से हम कौन सी तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो ये क्वेश्चन है what is a bad bank? This is just a mock question. ठीक है, अब यहाँ पर what you can do is when we discuss a topic, अगर हम questions यहाँ पर नहीं discuss कर सकते हैं, what you do is the topic, let's say bad bank. अब आप bad bank गूगल कर लीजिए, means practice questions, ऐसा कुछ यूपीएससी लिख दीजिए गूगल पे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दृष्टि के वेबसाइट पे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट पे आपको उसके मॉक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो यू विल गेट एन आइडिया एज टू हाउ यू विल एड्रेस इट। हियर एनी हाउ वी आर कवरिंग इट होलिस्टिकली, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन को आंसर करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ बैड बैंक? डिस्कस हाउ इट कैन रेस्क्यू द कोविड इंड्यूस्ड बैड बैंक लोन्स इन इंडिया। वन मोर क्वेश्चन that we can think we come across is this, that in the wake of the slowdown in the economic activities due to the lockdown, the rise in the non-performing assets is inevitable. In this context, critically analyze the need for a bad bank. Critically analyze. So we have to discuss about the pros, cons, everything. So hopefully this, and we will end this session here. And hopefully this particular video was useful, and so we will discuss more topics in the upcoming videos. And abhi ke liye itna hi.